का हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। हम आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी मॉडर्न इंडिया का एक अहम चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि महात्मा गांधी गुजरात में जन्मे, पले बड़े हुए, इंग्लैंड में बैरिस्टर बनने की शिक्षा ली, कानून की पढ़ाई की, बैरिस्टर बनकर वापस आए। अपने जीवन का 21 वर्ष उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में किया। 9 जनवरी 1915 को वे भारत पहुंचे। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने गुजरात के साबरमती नदी के किनारे अपना एक आश्रम बनाया, इसीलिए उन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है। भारत की राजनीति को उन्होंने समझना शुरू किया। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। यंग इंडिया समाचार पत्र निकाला, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जैसे पुस्तकें लिखी, पत्रिकाएं निकाली। और उसके बाद उस समय जो कांग्रेस स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे शक्तिशाली मंच बन चुकी थी, उसमें उन्होंने भाग लेना शुरू किया। उन्होंने भाग लेना शुरू किया 1916 से। हम आपको ये सब बता चुके हैं, हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं कि उन्होंने भाग लेना शुरू किया 1916 से। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जिस समय ठहरे थे, उसी समय बिहार के चंपारण जिले के किसान नेता राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात करते हैं और वहीं पर उनसे गुजारिश करते हैं कि जो तिनकठिया पद्धति के तहत, यानी भूमि के 3/20 भाग, प्रत्येक किसानों की जोत भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया है। इसके लिए अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा उन्हें अग्रिम रकम दी गई है और नील की खेती समाप्त होने के बाद भूमि पड़ती पड़ी है और अंग्रेज भूमि वापस नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आंदोलन चल पड़ा है, उसका नेतृत्व महात्मा जी आप ग्रहण करें। महात्मा गांधी इसको सोच समझकर, न्यायिक जानकर वहां पहुंचते हैं। भारत भूमि पर अपने जीवन का पहला सत्याग्रह करते हैं और वे उसमें सफल रहते हैं और इसी कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। इसके बाद महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह, कृषि सत्याग्रह वो भी था, गुजरात में चलता है, जो भूमि के बढ़ी दरों को लेकर था। फिर गांधी जी का जो तीसरा 1918 में ही आंदोलन एवं सत्याग्रह चलता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो 2 किसान आंदोलन से अलग मजदूर आंदोलन था। और महात्मा गांधी अंततः किसानों को 35% बोनस दिलाने में कामयाब होते हैं। इन तीनों आंदोलनों के बाद महात्मा गांधी, मैं पीछे बता चुका हूं कि राष्ट्र स्तर के नेता बन चुके थे। वे मजदूरों और किसानों के लोकप्रिय लीडर बन चुके थे, उनके चहेते बन चुके थे। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि ऐसे समय में कांग्रेस उस दौर में पहुंच चुकी थी कि जब कांग्रेस के नरम दल के आधार स्तंभ गोपाल कृष्ण गोखले की मौत हो चुकी थी और गरम दलीय नेताओं के आधार स्तंभ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अब बीमार रहने लगे थे। महात्मा गांधी 3 आंदोलनों के द्वारा ऐसे प्रसिद्ध हो चुके थे, इतना लोकप्रिय हो चुके थे, किसानों मजदूरों के मसीहा बन चुके थे और कांग्रेस में बड़े लीडरों के अब अवसान हो गए थे। इन परिस्थितियों में कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी की झोली में आ गिरा। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं कि गांधी जी का जो संघर्ष अब राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होता है, वो है रॉलेट एक्ट। तो हम लोग जान लेते हैं पहले ये रॉलेट एक्ट क्या है। इसके पहले ये रॉलेट एक्ट क्या है हम लोग जानेंगे कि इस समय तक हमारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक उग्र रूप से आवाज उठने लगी थी और उग्र रूप से जो उठने वाली आवाजें हैं, उन्हें दबाने के लिए क्रांति मानकर या गरम दल के लोगों की कार्रवाई मान करके सरकारें अब कुछ कदम उठाने लगी थी। इसे समाप्त करने के लिए अंग्रेज सरकार ने अपने एक अंग्रेज न्यायाधीश सर सिडनी ओ रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई।
सर सिडनी और रॉलेट की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसमें सर सिडनी रॉलेट ने यह सिफारिश की कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को पूरी तरह दबाया जा सके। तो जो रॉलेट एक्ट है वास्तव में इसके जन्मदाता थे सर सिडनी ओ रॉलेट, ये इसके जन्मदाता थे। ये थे क्या? वास्तव में ये न्यायाधीश थे, एक जज थे, सर सिडनी ओ रॉलेट। सरकार ने इनकी सिफारिशों को मान लिया और सिफारिशों को मान करके उसने बाकायदे सेंट्रल असेंबली से एक प्रस्ताव पारित कराया। एक प्रस्ताव तो उसका गिर गया लेकिन दूसरा प्रस्ताव पारित हो गया और सर सिडनी रॉलेट ने जो रॉलेट एक्ट पास करवाया, जिनके सिफारिश पर ये पास हुआ, उसमें प्रावधान देखिए क्या था। प्रावधान था इस एक्ट का प्रावधान हम ऐसे ही संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। इसमें प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस क्रांतिकारी मानकर, अपराधी मानकर, केवल मानकर उसे गिरफ्तार कर सकती है, जेल में बंद कर सकती है, उसे सजा दे सकती है, कारावास की सजा या जो भी सजा वो चाहती है वो सजा दे सकती है। हद तो इसमें तब हो गई जब इसमें यह भी प्रावधान जोड़ा गया कि अपने इस गिरफ्तारी, इस दंड के विरुद्ध वह व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति न ही कहीं अपनी सहायता के लिए वकील कर सकता, न ही किसी अदालत में कोई अपील कर सकता और न ही वकील के माध्यम से दलील दे सकता। ये भी इसमें प्रावधान था। इसी नाते भारत की जनता ने इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून कहा। तो इसका प्रावधान जो हमने अभी आपको बताया वो प्रावधान मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को मात्र शंका के आधार पर आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाना, जेल भेजा जा सकता है एवं मनचाहा दंड दिया जा सकता था। ये इसका प्रावधान था। सामने प्रावधान आपके, दूसरा प्रावधान भी हमने आपको बताया कि पीड़ित व्यक्ति इसके विरुद्ध न तो न्यायालय जा सकता था, में अपील कर सकता था, न ही अपनी सहायता हेतु वकील कर सकता था, और न ही दलील दे सकता था। दलील मतलब सफाई, मतलब अपने लिए कोई सफाई भी नहीं दे सकता था। ये इसका प्रावधान था। तो इसके विरुद्ध प्रक्रिया क्या हुई, प्रतिक्रिया देख लेते हैं। प्रतिक्रिया अब इसके विरुद्ध जो हुई, जनता ने इसे बिना वकील, कामा ले लिया जाए। आप लोग मैथ भी जानते होंगे, ब्रैकेट के बाहर कामा तो अंदर जो कुछ लीजिए सब उसी में गुणा हो जाएगा। बिना वकील, अपील, दलील, कामा बंद कर दीजिए, वाला कानून कहा। ठीक, इसे काला कानून भी कहा गया।
ये यही है रॉलेट एक्ट। अब ध्यान रहे इस पर महात्मा गांधी की क्या प्रक्रिया हुई। महात्मा जी ने इस आंदोलन के विरुद्ध, यानी इस कानून के विरुद्ध राष्ट्रीय सत्याग्रह का आयोजन किया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कहीं ना कहीं ठगे महसूस कर रहे थे। मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि महात्मा गांधी जब भारत भूमि पर पदार्पण किए तो उस समय क्योंकि 1915 में आए थे तो 1914 से 1918 ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था। महात्मा गांधी ने इस लालच में कि अंग्रेज हमारे देश को हमारी इस सहायता के बदले हो सकता है आजाद कर दें, और उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने यह वायदा भी किया था कि भारतीयों द्वारा युद्ध में किए गए सहयोग के बदले हम देश को स्वशासन स्वराज या आजाद कर सकते हैं। तो इसकी लालच में महात्मा गांधी ने गांव-गांव घूमकर लोगों के माता पिता से युवकों को सेना में भर्ती होने के लिए अपील की थी। इसीलिए हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जनता उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहती थी। लेकिन ये गांधी जब रॉलेट एक्ट के बारे में जाने तो वे ठगे महसूस किए कि यानी हम लोगों को सरकार के इस मदद का यही परिणाम मिला। रॉलेट एक्ट एक तरह से वे हतप्रभ रह गए और इसके विरुद्ध में उन्होंने सत्याग्रह किया, और जो सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया वह राष्ट्रीय सत्याग्रह था। मैं इसके पहले ये भी बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सत्याग्रह किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय, लेकिन अपने जीवन का राष्ट्रीय सत्याग्रह किया था रॉलेट एक्ट के विरोध के समय। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ भी वही बता देता हूँ। आप इसमें लिख सकते हैं महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया। महात्मा गांधी की क्या प्रतिक्रिया होती है, अभी भी जो हमने बताया बस वही। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में राष्ट्रीय सत्याग्रह का आयोजन किया। ये राष्ट्रीय सत्याग्रह का आयोजन किया, ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया। इस दौरान एक बड़ी घटना घटती है राष्ट्रीय सत्याग्रह के दौरान ही, और वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिर क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो घटना घटी हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और वो ये है कि जिस समय महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय सत्याग्रह का आयोजन किया था, देश के नेताओं, जनता, मजदूरों, किसानों ने इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में उनका जमकर साथ दिया। इसी समय घटना घट गई। घटना ये घटी, पहले जो घटना घटी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसकी पृष्ठभूमि बनी, वो घटना ये थी कि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता जो थे डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। घटना ये घटी। गांधी जी के दो बड़े समर्थक पंजाब प्रेसिडेंसी के डॉक्टर सतपाल मलिक और मिस्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों को गांधी जी का समर्थन करने के समय, धरना देने के समय गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या हुआ, इस दौरान पंजाब में एक छोटी सी घटना घट गई और धरना प्रदर्शन कर रहे शांत आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें कुछ लोग मर गए और इस कारण से स्थिति थोड़ा बिगड़ गई। इसी चीज का विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में उस समय के आंदोलनकारियों का एक बैठक हुई। जो बैठक हुई, उसी बैठक में आखिरकार बिना किसी वार्निंग के उस समय
पंजाब के जनरल ओ डायर, ये जनरल ओ डायर जनरल आर डायर के भाई थे। आर डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे वहाँ पे पंजाब में, उन्हीं के भाई थे जनरल ओ डायर। उन्होंने बिना किसी सूचना के चारों तरफ से बाग को घेर कर उस पर गोलियां चलाई। ये जो गोली चली लगभग 10 मिनट तक चलती रही। इसमें हजारों लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा बताता 379 लोग घायल हुए और 379 लोग मारे गए। मारे हजारों लोग गए और हजारों लोग घायल हुए थे। तो यहाँ हम आराम से इस पर लिख सकते हैं कि इस घटना के विरोध में जलियांवाला बाग में हो रही शांतिपूर्ण बैठक ये शांतिपूर्ण बैठक थी और शांतिपूर्ण बैठक के दौरान जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। बिना किसी सूचना के इस पर गोली चलवाई गई। गोलियां लगभग 10 मिनट तक चलती रहीं, हजारों लोग मारे गए। इस बाग की विशेषता थी 2-4 फुट के छोटे मोटे खिड़की दरवाजे को छोड़ करके एक बड़ा दरवाजा को छोड़ करके पूरे बाग की तरफ से भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। कहीं लोग भाग सकते नहीं थे। इन लोगों पर गोलियां चलवाई गई, इसमें हजारों लोग मारे गए। प्रतिक्रिया, आखिर इस पर प्रतिक्रिया क्या हुई? सबसे पहले प्रतिक्रिया हुई मिस्टर C.F. एंड्रूज की। मिस्टर C.F. एंड्रूज, इनको दीनबंधु कहा जाता है। C.F. एंड्रूज को दीनबंधु ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया हत्याकांड है। ये इतना ही नहीं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अंग्रेजों के पार्लियामेंट के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी इसकी निंदा की। हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी इसकी निंदा की तथा कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए डायर पर मुकदमा किया, मुकदमा दायर किया। ये प्रतिक्रिया हो रही है। एक प्रतिक्रिया इसमें और होती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि सरकार को वापस कर दी, उन्हें नाइट की उपाधि मिली थी। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध करते हुए सरकार को या सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी। ये भी हुआ, उनको नाइट की उपाधि मिली थी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध करते हुए नाइट की उपाधि वापस कर दी। ध्यान रहे एक चीज और, शंकरन नायर ने
वायसराय की कार्यकारिणी यानी वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे दिया, ये इतनी चीजें प्रतिक्रिया बस हुई थी। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसकी निंदा की, कांग्रेस ने इसकी निंदा की और मुकदमा दायर किया। सबसे पहले CF एंड्रूज ने कहा यह जानबूझकर की गई एक हत्याकांड है। ये इतनी प्रतिक्रियाएं हुई थी। ध्यान रहे, सरकारी आंकड़ों में 379 लोग मृतक बताए गए। सरकारी आंकड़े में कितने आप यहां लिख सकते हैं। सरकारी जांच में 379 लोग मृत बताए गए। ये हुआ। चारों तरफ से अपनी आलोचना झेलते हुए मजबूर सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। हम लोग देख लेते हैं कि हंटर कमीशन क्या है। बताओ। सरकार ने चारों तरफ से आलोचनाओं से परेशान होकर जो एक जांच कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने 379 लोगों को मृत बताया, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसने कहा 379 लोग मारे गए, मतलब हजारों लोगों को वो मानता ही नहीं, कहता है हजारों लोग नहीं मारे गए, नहीं हजारों लोग घायल हुए, 379 लोग मारे गए, ऐसा हंटर कमीशन बोलता है। साथ ही साथ यह भी कहा कि जनरल डायर ने अपने जो भी कार्य उस समय किए वो जरूर कुछ अपने अधिकारों को अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसने समझ लिया, फिर भी तत्कालीन परिस्थितियों में उसने जो कुछ भी किया वो उचित था। इससे अंग्रेजों की फिर एक बार छिया हुई और कांग्रेस ने मालवीय कमीशन का गठन किया, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ये इसके अध्यक्ष थे, महामना मदन मोहन मालवीय जी, ये इसके अध्यक्ष हुए। इसमें सदस्य कौन कौन थे? ये थे गांधी जी, तो में गांधी जी तो रहेंगे ही। इसमें MS जायकर, मोतीलाल नेहरू आदि ये इसके सदस्य थे। इस कमीशन ने बताया कि इस कमीशन के अनुसार हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। इस कमीशन ने कहा हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। ध्यान रहे, चारों तरफ से परेशान होकर आखिरकार न्यायालय में जो मामला पेश हुआ, न्यायालय के लिए बताया जाता है उसने अपना सही काम किया। ये बताया जाता है कि 3 जजों की पीठ में पूछा गया, मिस्टर डायर आपने गोलीबारी क्यों करवाई? उसने कहा सर तत्कालीन परिस्थितियों में मिलाड यही उचित था, और अगर मेरे पास और गोलियां होती तो मैं और चलवाता। दूसरे जज ने पूछा, मिस्टर डायर आप एक लोकतांत्रिक देश के व्यक्ति हैं, क्या उसमें यदि कुछ लोग आपसे सहायता मांगते तो क्या आप देते? यस मिलाड, ऐसा डायर का कहना था। तीसरे जज ने पूछा, मिस्टर डायर भीड़ में अगर कोई बच्चा होता तो वो आपसे सहायता कैसे मांगता? डायर इस बात का जवाब नहीं दे पाए। पीठ ने फैसला लिखा, मिस्टर डायर यू आर डिसमिस फॉर योर पोस्ट, गो अहेड इंग्लैंड। कोर्ट ने फैसला दे दिया, मिस्टर डायर आप भारत में रहने लायक नहीं है, आपको आपकी सर्विस से टर्मिनेट किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। सरकार को फैसला गया, सरकार ने दंड के तौर पर मिस्टर डायर को यहाँ से बर्खास्त कर दिया। लिखिए यहाँ पर जो घटना घटती है, प्रतिक्रिया के कारण डायर नौकरी से हटा दिए गए। ये हुआ, डायर नौकरी से हटा दिए गए। लेकिन अगली जो प्रक्रिया हुई, देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड, ये श्रीमान लोगों की संस्था थी ना, हाउस ऑफ
लॉर्ड ने डायर के इंग्लैंड पहुंचने पर सम्मान की तलवार भेंट की। ये पहला, सम्मान की तलवार भेंट की। दूसरा, 2600 रुपए की व्यक्तिगत थैली। व्यक्तिगत थैली यानी रुपया दिया, भेंट की। तीसरा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। यह भी हुआ। यद्यपि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर की निंदा की थी, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने डायर को इंग्लैंड पहुंचने पर सम्मान की तलवार भेंट की, 26 रुपए की व्यक्तिगत थैली भेंट की और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। यह हुआ। ध्यान दीजिए, आगे चलकर या कुछ समय बाद भारतीय क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने इंग्लैंड पहुंचकर क्या किया? इंग्लैंड पहुंचकर डायर की हत्या कर दी। ये रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज आपने पढ़ा रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह और उसके बाद घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या क्या फैक्ट हैं ये आपके सामने है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि किस प्रकार गांधी जी आखिरकार अंग्रेजों के एक तरह से समर्थक थे, सहायक थे, उनकी नीतियों, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और आखिर कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनी भारत भूमि पर अंग्रेजों की नीतियों को देखकर कि गांधी जी आखिरकार असहयोग आंदोलन के लिए विवश हो गए। वो परिस्थितियां जो हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद जब हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे उसमें असहयोग आंदोलन। ध्यान रहे, असहयोग आंदोलन से जस्ट पहले भारत में खिलाफत आंदोलन चलता है। तो अब इसके बाद हम आपको खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन पढ़ाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से गांधी जी आखिरकार असहयोग आंदोलन के लिए विवश हुए और किस तरह उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में बदलवाया। ये नेक्स्ट चैप्टर। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।